देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास चालू की थी, जिसका ये पार्ट 10 है। हम लोगों ने इससे पहले 9 क्लास कंप्लीट कर चुकी है। जो ग्रुप 5 एनएचएम सीएचओ आरआरबी अभी जितनी भी नर्सिंग एग्ज़ाम निकल रही है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल में निकली है, एमपी में ग्रुप 5 के लिए निकली है, तेलंगाना में निकली है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, collection of pus in the pleural cavity is termed as. Options are option A pneumonia, option B emphysema, option C pneumothorax, option D emphysema. Right answer is option D emphysema. चलिए रेशनल देख लेते हैं। Emphysema is the condition that occur when pus building up in the pleural shape space, the cavity between the lung and the membranes that surround it. Symptom include emphysema क्या है? emphysema एक क्या है कि पस का कलेक्शन है। किसके बीच में? मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें जब पस का कलेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। ओके, इसके सिम्टम क्या क्या होंगे? सीवियर चेस्ट पेन होगा, ब्रीथिंग डीपली होगा, आप लंबी लंबी सांसें लेने लगेंगे, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। ओके, फीवर होगा, चिल्स होगा, नाइट में स्पेशली फीवर होगा, जनरल डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, आपकी जो ब्रीथ है वो शॉर्टनेस होगी, वेट लॉस होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी थिकन होगी, पस होगा। ओके, अब बताइए एम्फाइसीमा होता कैसे कैसे? तो एम्फाइसीमा क्या जनरली क्या है कि पहले जब जिसको लंग सेप्सिस है, निमोनिया है, थोरेसिक सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट जो ड्रग्स ले रहे हैं, और जिनको भी यानी कि ट्रोमा हुआ है, इंजरी हुई है चेस्ट में, और जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एल्कोहल एब्यूज़ करते हैं, जो इंट्रावीनसली ड्रग जो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये सारे लोगों को एम्फाइमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है, सोचिए इन सारी बीमारियों का। ओके, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या आएगा? द हेल्थ केयर प्रोवाइड कैन बी डायग्नोज एम्फाइमा बाय द लिसनिंग टू द लंग्स एंड ऑर्डरिंग इमेज and blood test. Treat involves the antibiotic, draining the pus with the needle of surgery. Most people full recover from the empyema. क्या होता है? हमने पहले सबसे पहले क्या देखा? एम्फाइमा क्या है? पस कलेक्शन है। उसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो सिम्टम क्या क्या होंगे इसमें? देखिए, फीवर होगा, चिल्स होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। और अब ये होगा सिम्टम के बाद में क्या होता है? किस चीज़ से होता है? जब ये क्या है? सेकेंडरी इन्फेक्शन है। किस किस चीज़ का? निमोनिया का, लंग सेप्सिस का, थोरेसिक सर्जरी का, ट्रोमा हुआ है, जो बहुत दिनों से इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं उन लोगों को होगा, जो जिनको लंग सेप्सिस है, इन सबको ये होने के चांसेस होता है। अब इससे बचाव क्या क्या है? इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? या तो ब्लड टेस्ट करके पता करते हैं, या तो हम चेस्ट एक्सरे लेकर के पता कर सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक देते हैं, या फिर ड्रेनेज आप पस करते हैं, या फिर लंग्स की सर्जरी करते हैं। ये 3 ट्रीटमेंट फॉलो किए जाते हैं। ओके, आई होप कि आपको एम्फाइमा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इसीलिए मैं आजकल डिटेल में पढ़ाना चालू कर दी हूँ, क्योंकि यदि हम एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं तो वो अकेला रिवीजन में आता है, और यदि हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके साथ में 5 से 6 क्वेश्चन हमारे रिवाइज होते जाते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए ये मेम्ब्रेन है और ये लंग्स है, इन दोनों की जो बीच की जो कैविटी है दिख रही होगी, इसमें हम लोग क्या, यहाँ पे क्या होता है कि पस कलेक्शन होने लगता है। ये यहाँ पे जो पस कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्फाइमा। ओके, ये जो प्लूरल कैविटी है इसमें पस भरने लगता है, इसमें
देखिए जहाँ पे मैं डॉट कर रही हूँ, ये लंग्स के और इसके बीच का जो स्पेस होता है यहाँ पे अब भरने लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनवेशनल फियर ऑफ स्ट्रेंजर इज टर्म अस। ऑप्शन ए जीनोफोबिया, ऑप्शन बी क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन सी एगोरोफोबिया, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एगारोफोबिया। राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, जीनोफोबिया। जो इनवेशनल बिना कारण के किसी से भी डर लगना क्या कहलाता है? जीनोफोबिया। रेशनल देख लेते हैं इसमें। The word of xenophobia comes from the Greek word xeno, which means stranger या foreigner, and phobia means fear। तो क्या है? स्ट्रेंजर से फियर, यानी कि जो भी हम लोग जिनको पहचानते नहीं हैं उनको देख करके यदि हमको डर लगता है तो जीनोफोबिया कहते हैं। इसके ये सारे जितने भी कहना चाहिए कि यहाँ पे फोबिया दिए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे इनको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली हाइड्रोफोबिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या होता है? रेबीज में मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलियोप्लास्टी इज द सर्जिकल रिपेयर ऑफ। ऑप्शन ए पोलाइटिक पाइलोविक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी इंग्वाइनल हर्निया, ऑप्शन सी स्पाइना बायोफिडा, ऑप्शन डी क्लेफ्ट लिप। राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्लेफ्ट लिप। चिलियोप्लास्टी क्या है? एक सर्जिकल रिपेयर है जिससे क्या होता है, देखिए इमेज में हम क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करते हैं। चलिए थोड़ा सा रेशनल देख लेते हैं। चिलियोप्लास्टी इज सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व मॉडिफाइंग द लिप इंटीरियर फॉर कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल पर्पस। The term comes from the Greek word chilios with mean lips। ये क्या है कि चिलियोप्लास्टी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे क्या कहते हैं, जिनका भी आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जो बचपन से जिनके कहना चाहिए कि लिप्स बीच से कटे हुए होते हैं, कभी कभी एक पैलेट भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लिप की बात चल रही है। तो जो बीच से कटा हुआ होता है उसको रिपेयर करना ही चिलियोप्लास्टी कहलाता है। ये सिंपल सी बात में जीएनएम वाले स्पेशली ध्यान दें, इसीलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको, अदरवाइज ना ले कि क्या होता है कि रिपेयर जो होता है, सर्जिकल रिपेयर होता है, उसको चिलियोप्लास्टी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, यूट्राइन मसाज इज टेक्निक यूज्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू रिड्यूस। Options are option A nausea and vomiting after childbirth, option B hypertension after birth, option C A and B both, option D bleeding and cramping of uterus after birth। Right answer is option D bleeding and cramping of uterus आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। क्या कहते हैं, यूट्राइन मसाज में क्या होता है, हम यूट्रस की मसाज करते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा जितना भी कहना चाहिए कि वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है, जो ब्लीडिंग है, जो क्रम्पिंग है, वो जो कहना चाहिए ब्लीडिंग बची हुई है एक्सेसिव, जो मटेरियल बच जाता है, कई बार क्या होता है प्लासेंटा पूरी तरीके से आउट नहीं हो पाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पूरे नहीं निकल पाते हैं, तो फंडल मसाज के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट और हम क्या करेंगे, अपनी जो कहना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी है उसको या यूट्रस को प्री कहना चाहिए प्रेग्नेंट स्टेज में लाने की कोशिश करते हैं। चलिए वेशनल देख लेते हैं। अ यूट्राइन मसाज ऑल्सो नोन एज द फंडल मसाज, इट इज़ द टेक्निक इन्वॉल्व दैट अप्लाई द प्रेशर टू द एब्डोमेन स्टिमुलेटली द यूट्रस टू कॉन्टैक्ट आफ्टर गिविंग बर्थ। पर्पस क्या है इसका देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ यूट्राइन मसाज टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज एंड encourage the uterus to continue contracting।
मैंने जो बताया वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। मैंने क्या बताया आपको कि फंडल मसाज क्या है या यूट्राइन मसाज क्या है। उसमें हम हमारे एब्डोमेन के ऊपर में हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जितनी भी ब्लीडिंग है, जो एक्सेसिव ब्लड है, जो वेस्ट ब्लड है, वो बाहर आ जाए। वेस्ट प्रोडक्ट यदि कुछ बचा हुआ है, क्लॉट बचे हुए हैं, तो वो बाहर आ जाए, जिससे कि हम क्या है प्री प्रेग्नेंट स्टेज में ये कर सके, यानी कि एब्डोमेन को ला सके। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेंड अ वेट ऑफ ऑप्शन ए 1000 ग्राम, ऑप्शन बी 2000 ग्राम, ऑप्शन सी 2050 ग्राम, सॉरी 2500 ग्राम, ऑप्शन डी 1500 ग्राम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 500 ग्राम। रेशनल देख लेते हैं इसका। चलिए देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कंगारू मदर केयर कैसी दी जाती है। कंगारू मदर केयर KMC is method of caring a premature or low birth weight infant to involve skin to skin contact. An infant is carried by the mother or substitute care given within skin to skin contact. Excessive breastfeeding, the infant excessively and frequently breastfeed. कंगारू मदर केयर के एम क्या है? मोस्ट ऑफ दी बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना, ताकि हीट एंड वार्म में, और बच्चा जो लो बर्थ वेट बेबी हो गया, आपने पढ़ा होगा कि जितने भी लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, प्रीटर्म बेबी होते हैं, ये हाइपोथर्मिया के शिकार जल्दी हो जाते हैं। उनको वार्मथ रखना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना और एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, जिससे कि क्या है जल्दी से जल्दी बेबी क्या है रिकवर कर जाए। और कहाँ तक बच्चा जब तक 2500 ग्राम तक नहीं आता तब तक ये दी जाती है। और इसको ऐसा नहीं है कि मम्मी ही पर्टिकुलर देगी, घर का कोई भी सदस्य दे सकता है इसको। और एक बार में 1 घंटे से ऊपर भी दी जा सकती है, 3-4 घंटे तक दी जा सकती है, यानी कि आप जब तक कंफर्टेबल हो तब तक दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मेनोपॉज इन वुमेन द चेंज ऑफ द डेवलपिंग osteoporosis increase because options are option A increase in estrogen level, option B decrease in estrogen level, option C decrease in progesterone level, option D decrease in growth hormone। चलिए देखते हैं क्या है सही इसका आंसर। ऑप्शन बी डिक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल। तो सबसे पहले हम वेस्टल में क्या देखेंगे कि मेनोपॉज है क्या चीज़। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, देखिए। मेनोपॉज इज द एंड ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूजुअली हैपन अराउंड द 50। द टर्म इज समटाइम यूज्ड टू डिस्क्राइब द चेंज यू गो थ्रू द जस्ट बिफोर आफ्टर द स्टेप हैविंग योर पीरियड। क्या होता है कि जब भी महिलाएं 45-50 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली देखना 45 के ऊपर ही होता है, 45-50 की तरफ जाती हैं, तब क्या होता है उनमें कहना चाहिए है कि मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। तो उसको हम क्या टर्म देते हैं कि मेनोपॉज। अब मेनोपॉज में चेंजेस क्या क्या आते हैं हम लोगों को ये देखना है। मेनोपॉज में क्या चेंज आएंगे कि इनरेगुलर पीरियड होंगे। पीरियड क्या होगा, कभी होता है कि 2 मंथ में आएंगे, कभी 6 मंथ में आएंगे, ऐसा धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके साथ में कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं हम लोगों को। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं? हॉट फ्लैक्सेस होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। उसके बाद में यूजुअली कहाँ कहाँ पे लगेगी? फेस, नेक, चेस्ट, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। नेक्स्ट क्या है? ट्रबल स्लीपिंग होगी, नींद नहीं आएगी, जॉइंट एंड मसल डिस्कम्फर्ट होगा, पेन ड्यूरिंग सेक्स होगा। अब पेन ड्यूरिंग सेक्स क्यों होगा? क्योंकि हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। मूडनेस एंड इरिटेबिलिटी होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। और क्या होगा? रेड्यूस सेक्स डिवाइस होगा,
सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी, वेजाइनल ड्राइनेस होगा, वेजाइनल ड्राइनेस रहेगा, ठीक है। ये सारी एंड क्या होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ड्राई स्किन, ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ रहेगा। ओके, आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मीनोपॉज में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मीनोपॉज के बाद में अधिकांश देखना कि आफ्टर 45 एज लेडी से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है, नींद नहीं आती है, टेंशन रहने लगता है, जॉइंट्स पेन रहने लगता है, मसल्स पेन रहने लगता है। वही सब चीज़ें क्या है, मीनोपॉज की कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following not a macronutrient? Options are selenium, option B molybdenum, option C copper, option D carbon monoxide. Right answer is ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा सा वेस्नल देख लेते हैं हम इसमें, तो एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट देख लेते हैं हम। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है, विटामिन्स आएंगे, विटामिन ए, सी, के इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, इसमें थोड़ा सा ये हो गया है, माइक्रो की जगह मैक्रो की जगह माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे आ गए हैं। जब भी यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं माइक्रो मैक्रो दोनों समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, जब भी मैं एक क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगी कि इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट के बारे में आ जाए, लेकिन अभी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का हम पढ़ लेते हैं। विटामिन ए, सी एंड के इज एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। आपको पता है ना डिफरेंस बिटवीन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट अलग चीज़ है, माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मिनरल्स आते हैं, फिर और क्या क्या आएंगे, माइलोबियम आएंगे, पोटेशियम आएंगे, सिलीनियम आएगा, सोडियम आएगा, जिंक आएगा। ओके, ये सारे क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज इन्वेंटेड बाय। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन सी एस्ट्रिटॉल, ऑप्शन डी एरिक इरेक्शन। राइट आंसर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ फॉलोइंग डिसीज। ऑप्शन आर रोमेटिक फीवर, ऑप्शन बी एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी गैस गैंग्रीन, ऑप्शन डी पाइलोरिक स्टेनोसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है क्या चीज़। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज अ टाइप ऑफ वोमिटिंग दैट अकर ऑन द बॉडी एक्सपेल वोमिट within the more force than usually. Sometimes people is severe feet away. It can be symptom of number of condition include projectile stenosis, condition that affect the baby gastrointestinal tract caused by the muscular vulva, the bottom of the stomach to thicken is it prevents breast milk or formula for reaching the small intestine, which can lead to projectile vomiting. Other symptoms include cradle vomiting, constipation and weight loss. ओके, ये सिंपली हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिफेक्ट है। जब क्या होता है, मैं यहाँ नीचे डायग्राम है उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जो जाता है, कहना चाहिए जहाँ से ये होता है वहाँ पे फैट ज़्यादा जम जाता है, तो जो कहना चाहिए कि हमारा खाना यानी कि सिंपल वे में बोले तो खाना जाने के लिए जो रास्ता है वो ब्लॉक टाइप का हो जाता है। तो हमारा क्या होगा, जो जितना भी हम फीड करा रहे हैं अपने बेबी को वो रिफ्लेक्स होके वापस आने लगता है, और आता है तो आता है, ऐसा नहीं है कि कम अमाउंट में आता है, वो सारा का सारा ही आने लगता है। उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और ये क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन में एक्सेसिव मास का फॉर्मेशन होने लगता है।
उनमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब क्या देखेंगे, रिस्क फैक्टर ऑफ पाइलोविक स्टेनोसिस बीइंग मेल एक्सेप्ट स्पेशली इफ फर्स्ट बोर्न। जब मेल बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, सिजेरियन सेक्शन प्री टर्म बेबी होता है उनमें भी देखने लगता है, सी सेक्शन वाले बच्चों में भी देखने लगता है, मैटरनल स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी के समय में माँ ने स्मोक किया है तो भी देखने को ये चीज़ मिलेगी। ओके, यदि पहले पापा मम्मी को भी पाइलोविक स्टेनोसिस है तो बच्चे को भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद में और किस किस को हो सकता है, जब जिस माँ ने प्रेगनेंसी के समय बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक लिया है तो भी देखने को ये चीज़ मिलेगी। और कब देख सकते हैं, टेकिंग सर्टेन एंटीबायोटिक इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, यदि बच्चा पैदा हुआ है और तुरंत उसको किसी भी कारण से एंटीबायोटिक दी जा रही है तो भी देखने को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलेगी। प्लस मोस्ट कॉमनली किसको देखने को मिलती है, जो बॉटल फार्मूला फीडिंग करते हैं ना, बॉटल फीडिंग फार्मूला फीडिंग, उन बच्चों को तो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following sign given below in related to meningitis? Meningitis is the very most common question in your exam. Okay, हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो कर्निंग साइन हो, चाहे वो गुडल चैंडविक साइन हो, ये चाहे वो सिम्टम्स हो, चाहे साइन हो, चाहे ट्रीटमेंट हो, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कर्निंग साइन, ऑप्शन बी गुडल साइन, ऑप्शन सी चैंडविक साइन, ऑप्शन डी हैगर साइन। राइट आंसर इज कर्निंग साइन। चलिए रेशनल देख लेते हैं। मैं चैंडविक साइन बोल रही थी, चैंडविक साइन नहीं है, ये बुजिंस्की साइन है। मेरे मुंह में बार बार चैंडविक साइन ही आ रहा था। रेशनल देख लेते हैं। वन ऑफ द फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस इज कर्निंग साइन टू सीवियर स्टिफनेस ऑफ द hamstring caused by inability to strengthen the leg when the hip is reflexed to 90 degree। अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को देखेंगे। आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा हो। देखिए सबसे पहले ऊपर किया कौन सा है, कर्निंग साइन। यदि हम अपने लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, वही क्या है, कर्निंग साइन। नेक्स्ट क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट बुजिंस्की साइन। ये क्या है, टोटल दोनों फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू पता करना है मेनिंजाइटिस। ओके, यदि हम हेड को अपने ऊपर करेंगे और अपने जो नीज को है फ्लेक्स करेंगे तो हमें क्या होगा, सीवियर पेन होगा। नॉर्मली ये क्या है, कर्निंग साइन और बुजिंस्की साइन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन मेनिंजाइटिस। और इसका ट्रीटमेंट भी लर्न करना है अपने को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ एडल्ट ब्लड प्रेशर? ऑप्शन ए 90 to 60 mmHg, ऑप्शन बी 120 to 80 mmHg, ऑप्शन सी 140 to 90 mmHg, ऑप्शन डी 160 to 100 mmHg। राइट आंसर इज 120 to 80 mmHg। देखते हैं, चलिए इसमें रेशनल देखेंगे। नॉर्मल रेंज क्या है, 120 to 80 mmHg। थोड़ा सा एलिवेटेड होगा तो क्या होगा, 120 to 190 129 to 80 mmHg। इसमें हाइयर प्रेशर क्या होगा, 130 के ऊपर जाएगा तो हाइयर हो जाएगा, ठीक है। और यदि 140 के ऊपर चला गया तो हाइपरटेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ एजुकेबल इज यूज्ड फॉर विच कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? ऑप्शन ए प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन डी
mild mental retardation. Right answer is option D, mild mental retardation. Level of mental retardation is, देखिए रेंज दी हुई है इसमें, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन कितना होगा 52 to 69, मॉडरेट में क्या होगा 36 to 51, सीवियर में क्या होगा 20 to 35, और जो 90 बिलो 19 है वो प्रोफाउंड में आते हैं, जिनको ना तो एजुकेशन दिया जा सकता ना तो कुछ सिखाया जा सकता, उनको एक मेन की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आई होप आपको मेंटल रिटार्डेशन समझ में आ गया हो। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, which is the plasma protein that constitute about the 40 to 60 total plasma protein, 40 to 60% total plasma protein. Options are option A globin, option B fibrin, option B albumin, option D fibrinogen. Right answer is albumin. रेशनल देख लेते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन समटाइम रिफर्स टू अस ब्लड प्रोटीन्स आर प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। द सीवियर मेनी डिफरेंट फंक्शन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन एक्टिविटी एंड फंक्शनिंग दैट इम्यून सिस्टम। ओके, कि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है ये क्या करेंगे, हमारे शरीर में लिपिड, हार्मोन्स, विटामिन, मिनरल इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हेयर लॉस, ऑप्शन सी डायबिटीज कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन। सॉरी, यहाँ पे डायबिटीज मलाइटस है, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो आंसर क्या होगा, हेयर लॉस। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि कीमोथेरेपी के और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हेयर लॉस होगा, इन्फेक्शन होगा, एनीमिया होगा, ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, वेट लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी। ये सारे क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस है कीमोथेरेपी के। मोस्ट कॉमन वाले ये सारे होंगे, भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, हेयर लॉस होगा, इन्फेक्शन होगा, एनीमिया होगा, ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? ऑप्शन ए एडिमा, ऑप्शन बी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, option D elevated BP. Right answer is dry mucous membrane. Dehydration when occur, body loss, too much fluid, change the range of mild dive, threatening sign of dehydration. क्या होगा डिहाइड्रेशन में, क्या होगा फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो उसे हम डिहाइड्रेशन बोलेंगे। इसमें क्या क्या होगा, थ्रस्ट होगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, डार्क कलर यूरिन होगा, यूरिन का कलर डार्क हो जाएगा और स्मेल आने लगेगी स्ट्रॉन्ग, डिक्रीज यूरिनेशन होगा, यूरिन क्या होगा हम लोगों को यानी कि बहुत कम लगेगी, अबाउट 24 आवर में 3 to 4 टाइम, ड्राई माउथ और लिप्स आइस रहेंगे, आइस माउथ और लिप्स ड्राई रहेंगे, हेडेक होगा, फीलिंग थ्रीड होगा, डिजीनेस होगा, मसल्स क्रम्प होगा, सनकेन आइस होगा। सनकेन आइस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज found between the radius and ulnar bone of the forearm? Option A hinge joint, option B ball and socket joint, option C pivot joint, option D saddle joint. Right answer is pivot joint. pivot joint क्या है, चलिए देखते हैं। pivot joint is a type of synovial joint, is also cline shaped bone to rotated inside the ring shape bone in the single axis। देखिए ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारी गर्दन में पाया जाता है पिवेट जॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर इज थायरॉक्सिन।
Thyroxine is also known as the T4 hormone to regulate the body energy and metabolism rate. Thyroxine is the produce the thyroid gland increase the rate of chemical reaction to cell. It involves the many bodily function include the growth and development, digestion of heart, muscles function and brain development, bone health. थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन को क्या बोलते हैं? T4 हार्मोन बोलते हैं, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? थायराइड ग्लैंड से। और इसका मोस्ट कॉमन क्या है? ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, डाइजेशन में, हार्ट मसल फंक्शन में और ब्रेन डेवलपमेंट में। ठीक है, और जितनी भी बोन हेल्थ है इनके लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन द ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉक्लिया, ऑप्शन बी ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉक्लिया, ऑप्शन बी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑप्शन डी स्टोनन ट्यूब। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉक्लिया। रेशनल आर द कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर दैट प्लेस अ की रोल इन हियरिंग। देखते हैं कॉक्लिया क्या है। इनर ईयर का पार्ट है और हियरिंग में क्या करता है? ये की रोल निभाता है। इसका साइज़ क्या होता है? आपने स्नेल देखा होगा, गांव में पता नहीं इसे क्या घोंगा ऐसे कुछ कहते हैं, उसके जैसे स्पाइरल शेप होता है। इसकी जो कैविटी क्या होगी? स्पाइरल शेप होगी, इसीलिए इसको स्नेल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, प्लेस क्या है? इन द बोनी लेबोथिन इन द पर्ट्यूस पिरामिड इन टेम्पोरल बोन। वो कहाँ पाया जाता है? टेम्पोरल बोन के पास में पाया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये स्नेल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये जो है ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को कॉक्लिया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन शोल्डर एंड हिप? इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए हिंज जॉइंट, ऑप्शन बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन सी सैडलन जॉइंट, ऑप्शन डी पोवेट जॉइंट। Right answer is ball and socket joint. A ball and socket joint is also type of joint where rounded end of one bone fits into the cover depression of anterior bone, another for the wing of movement. बॉल एंड सॉकेट क्या होगा? एक जो एक बोन होगी वो बॉल के टाइप राउंडेड शेप में होगी, और दूसरा क्या है? सॉकेट। जैसे देखे हो आपने कभी भी सॉकेट कैसा एक दूसरे को क्लच कैसे रखता है ना, उस टाइप का इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसमें शोल्डर का दिया हुआ है, ये हिप जॉइंट में भी सेम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन aldosterone which help to regulate sodium and potassium level produced by which gland? Options are option A thyroid, option B pancreas, option B adrenal gland, option D pituitary gland. Right answer is adrenal gland. adrenal gland कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस करती है। रेशनल देख लेते हैं इसका। The adrenal gland are pair of small triangular shaped gland the side of top of each kidney. They are part of endocrine system and produce the hormone to help regulate many important body function include blood pressure, metabolism, stress response, sex development, immune system. Okay, क्या है एड्रिनल ग्लैंड? क्या है? दोनों किडनियों के ऊपर देखना एक ग्लैंड होती है जो ट्रायंगुलर शेप की होती है। ठीक है, ये क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है जो हार्मोन रेगुलेट करते हैं। उनका क्या काम है?
ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म करना, ब्लड शुगर को मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, स्पेशली ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना। तीसरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, यदि इसमें एड्रिनल ग्लैंड का ये क्या है, आपको फ्लाइट टू फ्लाइट मोड में ले जा सकती है। ओके, इसमें स्ट्रेस और इलनेस के लिए एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डेवलपमेंट। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन दैट हेल्प टू सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, क्या है, एड्रिनल ग्लैंड इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेट करती है। देखिए इसमें स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है। इसमें स्पष्ट दिख रही है, किडनी के ऊपर में ट्रायंगुलर शेप की होती है। सो गाइस, ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच क्वेश्चन में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, इसे 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आपको आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि और क्लासेस आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।